सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग नवम के अंतर्गत हिंदी स्पर्श या पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बखचंद्री पाल, इस पाठ की लेखिका बखचंद्री पाल है और उन्होंने एवरेस्ट पर जो शिखर यात्रा की थी, उस माउंट एवरेस्ट पर जो शिखर यात्रा के क्रम में जो अपना अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, उस अनुभव को, उस हिम्मत को, उस मनोबल को हमारे सभी विद्यार्थियों तक, छात्रों तक पहुंचाना चाहती है, जिससे कि हमारा छात्र भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, उनमें जज्बात हो, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और वो हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मैं सबसे पहले बखचंद्री पाल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव जो दिया है उसको बताऊंगा। बखचंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बखचंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। अपने भाई बहन में बखचंद्री पाल तीसरे नंबर पर है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बखचंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। देखो बच्चों, पिताजी उतने पैसे नहीं कमाते थे जितना कि बखचंद्री को पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता, अतः उनकी माँ किसी तरह से सिलाई कपड़ा सीने का काम करके अपनी बेटी को आगे पढ़ाने में सक्षम हुई थी। 10वीं पास करने के बाद बखचंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बखचंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर BA की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। देखो बच्चों, वाकई में कहा गया है कि सफलता के मृदु स्पर्श से अविश्वास का घाव बढ़ जाता है। जिसके तनमन में विश्वास रूपी पूंजी हो, वह व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य कामयाब हो जाता है, बशर्ते उसके अंतर्गत पूरी आत्मविश्वास हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, पक्का इरादा हो, कड़ी मेहनत हो और आत्मविश्वास हो। उस व्यक्ति को सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण होने के कारण बखचंद्री पाल अपने जीवन में एक सफल प्रथम पर्वतारोही की उपाधि इन्हें मिली। बखचंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बखचंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बड़ी बहन भी कर सकती है। बचपन में बखचंद्री पाल को पहाड़ पर चढ़ने का शौक था। जब ये अपने भाई बहन के साथ पहाड़ पर जाते थे तो इनके बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई को, अर्थात बखचंद्री से जो छोटा था, उसको पर्वत पर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो उत्साह करता था। आज जो अगर कहीं बखचंद्री कदम बढ़ाती पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो इसको रोक देता था। बखचंद्री को रोक देता था तो इससे वो गुस्सा जाते थे कि भला मेरा छोटा भाई चढ़ सकता है, वो ऊपर जा सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं चढ़ सकती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि
इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती। देखिए, पर्वतों का जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। लोग 6 महीना ऊंचाई पर रहते हैं और 6 महीना तराई में रहते हैं। मौसम के अनुसार ये अपना वास स्थान पहाड़ पर रहने वाले लोग बदलते रहते हैं। मौसम जैसे जैसे करवट लेता है, ये अपना रहन सहन वैसे वैसे बदलते रहते हैं। तो बचपन में ही पढ़ाई करने के लिए बचेंद्री पाल को तराई से ऊपर जाने में, स्कूल तक जाने में और विद्यालय से पुनः वापस होने में पर्वत पर 5-6 मील की दूरी सफर करना पड़ता था। बचपन की परिश्रम ने और बचपन की साहस ने बचेंद्री के अंतर्गत एक आत्मविश्वास का समुद्र भर दिया। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। देखिए विडंबना, इधर बचेंद्री की पढ़ाई जब पूरी हुई तो इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोजबीन शुरू की। कहने का अर्थ है ये संस्था पूछती थी कि कौन सा लड़की, कौन सा महिला आगे आती है जो एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखती है, उसे वह पूरा सहयोग करेगा। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। अर्थात काफ़ी अभ्यास, उस ट्रेनिंग में पर्वत पर चढ़ने वाले ट्रेनिंग सेंटर पर इनको दाखिला लिया गया और इन्हें खूब अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास के दौरान वह 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। बस इसी अभ्यास ने उसे आगे बढ़ा दिया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। अर्थात इस चैप्टर में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में बचेंद्री सारा अनुभव बयां किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक को उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। अर्थात बचेंद्री अपनी इस एवरेस्ट यात्रा में जो उस ऊंची चोटी पर जो यात्रा किया है, उसके पल पल का उन्होंने अनुभव अपना लिखा है और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बचेंद्री मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हो और वह अपना सारा अनुभव हमें बता रही हो। पाठ में उन्होंने बड़ा ही मार्मिक ढंग से दिया है। इस पाठ में इन्होंने उस शिखर के अंतिम पड़ाव चोटी तक, माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची और उस पर तिरंगा झंडा को फहराया। यह घटना जब वह बताती है तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात लोमहर्षक। लोमहर्षक का मतलब होता है
अगर कोई बात कह रहा हो, कुछ घटना, कुछ कहानी बता रहा हो, और वह कहानी को सुनने के बाद आपको शरीर की रोंगटे, ये जो शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर जो बाल है, ये खड़े हो जाए और आपका शरीर, आपका हृदय डर से भर जाए, तो उसको हम लोमहर्षण कहते हैं। सुनकर डर से रोंगटे खड़ा हो जाना, भयभीत हो जाना। तो यह कहानी लोमहर्षक है। बचेंद्री कितनी कठिनाइयों को सहन की हुई होगी, कितनी परेशानियों का सामना की होगी, उसको आप अपने मन से अनुभव कर सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं कि इस शिखर यात्रा के दौरान वो कितनी कठिनाइयों को सहन की हुई। देखिए, सड़क पर चलना बिल्कुल आसान है, समतल मैदान में चलना बिल्कुल आसान है, मगर पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। एक तो परेशानी अधिक होती है, परिश्रम अधिक होती है, और फिसलने का चांस रहता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अतः उसका कठिन सामना करके ये माउंट एवरेस्ट पर जो तिरंगा हराया, यह बचेंद्री पाल को भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही होने का गौरव दिलाता है। अब आइए इस कहानी में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में बचेंद्री क्या कहने जा रही है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। वही अभियान दल जो महिलाओं को पर्वत पर चढ़ने के लिए खोज की थी, वह 7 मार्च को काठमांडू के लिए चल पड़ा। कहाँ से? तो दिल्ली से प्रस्थान किया, काठमांडू के लिए रवाना हो गया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अग्रिम दल मतलब क्या होता है? अग्रिम दल वह अग्रिम दल पहले प्रस्थान कर गया बचेंद्री के चलने से पहले, यात्रा प्रारंभ करने से पहले, ताकि रास्ता में हिमपात हुआ हो उसको साफ कर देगा, अर्थात लाइन क्लियर कर देगा। लाइन क्लियर करते हुए वो आगे चलेगा और बचेंद्री को यात्रा सफर करने में मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको वह पहले से दूर करते हुए चलेगा, जिससे बचेंद्री को प्रॉब्लम ना हो। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार, नाम भी सुन लीजिए। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। वहाँ नगरीय क्षेत्र में वहाँ का यह एक छोटा सा नगर है, शहर है, जिसका नाम शेरपा लैंड है। ये नमचे बाजार है और वह शेरपा लैंड नामक स्थान के अंतर्गत आता है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। कहने का अर्थ है कि हम लोग एवरेस्ट को कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन दिस वर्ल्ड। उस शिखर पर बचेंद्री पाल ने अपना तिरंगा फहराया। उसी पर यात्रा प्रारंभ उसी नमचे बाजार से करना था, जिस बाजार का उन्होंने जिक्र किया है। और नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो नेपाली लोग उन्हें सागर माथा कहते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा,
जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अब देखिए, बकचंद्री जब एवरेस्ट को गौर से देखा तो इन्हें लगा कि एक बड़ा फूल पर्वत शिखर पर लहरा रहा हो। वह एक झंडा की तरह दिख रहा था, ध्वज की तरह दिख रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता था। कहने का अर्थ ये है कि शिखर के ऊपरी सतह के आसपास में जब हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो वहाँ सूखा हुआ बर्फ उड़ने लगता है, वही जमा हो जाता है जो बड़ा प्लूम सा दिखता रहता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। मुझे डराने के लिए यह काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। अर्थात वहाँ उस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उस नमचे बाजार से आगे बढ़ने पर एक विशेषकर जब मौसम खराब होता है वहाँ तूफानी हवा चलती है, बहुत ठंड भरी हवा चलती है, जो लगता है कि शरीर को पिघला देगा। उसका सामना करती हुई बकचंद्री आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। देखिए, पेरिस जगह का नाम है, वहाँ बकचंद्री 26 मार्च को पहुँची पेरिस नामक स्थान पर। जब वहाँ पहुँची तो हिमस्खलन के कारण वहाँ का रास्ता अवरुद्ध हो गया था और इस हिमस्खलन में एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी, जिसका इन्हें दुखद समाचार मिला और ये दुख से भर गई, डर भी गई कि अब क्या होगा। मैं यात्रा सफर करने के लिए चली हूँ और हिमपात स्खलन हो रहा है, रास्ते में परेशानियों का सामना कठिनता से करना होगा। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल ने के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। देखो बच्चों, खुम्भू हिमपात, खुम्भू नामक जगह पर हिमपात हुआ था और यह हिमपात के कारण इतनी तेजी से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा लोहत्से की ओर से खिसकते हुए आ गिरा, जिसमें से 16 शेरपा कुली वहाँ पर थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 बुरी तरह घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल फुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, ये साइकोलॉजिकल है। कितना बड़ा हिम्मत साहसमंद आदमी जब अपनी नज़र के सामने अगर किसी व्यक्ति को मरते हुए देखता है, जिस रास्ते पर वह सफ़र करने के लिए निकला है, अगर वह उस रास्ते पर उसे परेशानी से अगर किसी की मौत हो जाती है तो यात्रा करने वाला व्यक्ति डर जाता है। यह मनोवैज्ञानिक है कि इंसान जब इंसान को मरते हुए देखता है तो उसके अंतर्गत भय व्याप्त हो जाता है। यही भय बकचंद्री पर और उनके तमाम सहयोगियों पर छाया हुआ था
क्योंकि नज़र से उन्होंने मरते हुए कुली की समाचार को सुना और देखा भी था, जिससे वह अवसादग्रस्त हो गई। जब इन लोगों को अवसाद दुख से भरा हुआ देखा तो कर्नल ने देखा कि अब ये लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, इसमें हिम्मत भरना जरूरी है। अगर यह हतोत्साहित हो जाएंगे तो यात्रा कैसे सफर करेंगे। अतः उन्होंने इनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि तुम लोग पर्वतारोही हो, पर्वत पर यात्रा करना कोई साधारण काम नहीं है, यह खतरों से खेलना है और इस खतरा के क्रम में लोगों की कभी कभी मृत्यु भी आ जाती है। अतः पर्वतारोही को मृत्यु का आलिंगन करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने इन सारे सदस्यों के अंतर्गत हिम्मत बढ़ाया और आत्मविश्वास बढ़ाया। बस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। देखिए कैसे आशाजनक स्थिति में चलेंगे। आशा से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ सारे दल ने यहाँ तक पड़ाव डाला और यहाँ पर पड़ाव डालने के बाद जब इन्होंने मौत की खबर सुनी तो इनकी हिम्मत टूटने लगी। फिर अगले दिन कैंप पर पहुँचने से पहले इन्हें एक मृत्यु की खबर मिली। जो रसोइया था, जहाँ कैंप में भोजन पकाता था, जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण उनकी भी उस रसोइया की मृत्यु हो गई। अब बच्चों तुम बताओ कि जो फूड प्रोवाइडर है, जो रसोई बनाता हो, उसी आदमी की मौत हो जाए तो वहाँ पर खाने वाले जितने लोग होंगे वो कितने दहशत में आ जाएंगे। वहाँ का जलवायु बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वहाँ का जलवायु, वहाँ का प्राकृतिक आवरण को सामना करना बड़ा ही टफ काम है। आइए, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लाओत्से और ल्होत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारता रहा। अर्थात वहाँ के दृश्य को लेखिका बता रही है कि बेस कैंप पर दूसरे दिन देखती है कि उस ऊंचाई पर बर्फीली नदी है, बर्फ, पूरा बर्फ ही बर्फ से भरा हुआ है, बर्फ तैर रहा है। देख करके जब भौचक रह गई। भौचक रह जाना का मतलब होता है देखकर स्तब्ध हो जाना, देखकर भयभीत हो जाना, देखकर किंकर्तव्य में मूड हो जाना। कहने का अर्थ है क्या करे न करे की स्थिति में आ जाना। उस समय भी बकचंद्री कितनी भौचक रह गई होगी, डर गई होगी कि मैं यहाँ तक तो आ गई, अब आगे का सफर करना मौत को गले लगाने के बराबर है। हाँ, हिमपात अपने आप में एक तरह के बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के होने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फे की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। जब हिमपात होता है तो वहाँ से ग्लेशियर नदी जब बहती हुई निकलती है तो बर्फ जो है उसमें स्खलन होना शुरू हो जाता है और वही बर्फ गिर करके नीचे उस ग्लेशियर में मिल जाता है और तैरते हुए दिखता रहता है। आगे देखिए, हमें बताया गया, हाँ, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और
कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थात एक आरोही मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर चढ़ने वाला, प्रत्येक दिन लगभग संपूर्ण प्रवास के दौरान प्रत्येक दिन हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता होगा। ये बता रही है लेखिका कि वहाँ की कूली जो काम करते हैं, वहाँ जो पर्वतारोही ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ये हिमपात प्रत्येक दिन प्रत्येक को छूता होगा और न जाने कितनी पीड़ाएं देता होगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अर्थात डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ी लगाकर उन्होंने एक पुल की तरह बर्फ पर सीढ़ी लगाकर रास्ता बनाया और उसमें बर्फ में मोटे मोटे रस्से लगाए, जिस रस्सा के सहारे वह आगे की ओर बढ़ सके। इसके बारे में जो उन्होंने उपयोग किया, जो सामान, जो व्यवस्था किया, वह डॉक्टर मीनू बगचंद्री को स्पष्ट बता दिया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। बगचंद्री पाल के साथ चढ़ने में रीता गोम्बू थी और बगचंद्री स्वयं, ये दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे कठिन अभ्यास करते हुए। हमारे पास एक वाकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। अर्थात कैंप 1 पर बगचंद्री और इनकी सहयोगी जो थी, वो ये दोनों महिलाएं ही सबसे पहले पहुंची थी और वो वॉक टॉकी था। ये सारी जानकारी अपने वॉक टॉकी के द्वारा कैंप पर भेजा करते थे। अंगदोर जी, लोकसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। अर्थात अप्रैल को 7,900 फीट ऊंचाई पर अंगदोर जी अपने सहयोगियों के साथ वहां कैंप लगाया। उसके उतने ऊंचाई पर कैंप लगाने के बाद बगचंद्री को आशाजनक स्थिति मिला, इन्हें संतोष मिला कि हम प्रगति पर हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपने सबसे छोटी सुपुत्री डिकी के साथ हमारे पास आए थे। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी बगचंद्री, तो उस समय शेरपा तेंजिंग अपने छोटी बेटी के साथ इनके पास पहुंचे थे, जिसे दोनों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट पर मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए।
देखिए तेनजिंग शेरपा जो उतने बड़े सक्सेसफुल थे, उन्होंने वहां तक पहुंचे, 4 बार पहुंचे शिखर तक, और चोटी नहीं मिला। उसके बाद ये बचचंद्री को हिम्मत दे रहे हैं कि तुम नौसिखिया मत कहो अपने आप को, तुम एक कुशल पर्वतारोही हो, तुम पर्वतीय लड़की हो, तुम आसानी से चढ़ जाओगे, मुझे उम्मीद है कि तुम पहली चढ़ाई में ही चढ़ जाओगे। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाहौर की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 पर लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक शख्स चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और मैं साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। अब देखो 12:30 की रात में सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग 9 का हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बचेंद्री पाल मेरी एवरेस्ट से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का बचा हुआ शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कल तक मैंने पढ़ाया था कि बचचंद्री जब 12:30 रात्रि को अपने तंबुओं में सोई हुई थी तो अचानक उसके शरीर से ऊपर से होते हुई किसी ठंडक चीज को गुजरने का अनुभव हुआ, जिससे उसकी सांसें थमने लगी, सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी और उसकी नींद टूट गई। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौर से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फों के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ ढीली ढलान से नीचे आती हुई हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। बच्चों, जब बचचंद्री पाल अपने सहयोगी दल के साथ अपने तंबू में सोई हुई थी, 12:30 में मध्य रात्रि को ग्लेशियर का बर्फ का खंड टूटा और इन लोगों के ऊपर से फिसलते हुए निकल गया। इन लोगों की नींद टूट गई, इनकी सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी, अनेक प्रकार की परेशानियां होने लगी। परंतु सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ सहन लिए। बड़े सौभाग्य का यह बात था, यह आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की करे जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि बचचंद्री के ऊपर से जो हिमखंड फिसलते हुए निकला था, इससे वह बर्फ के अंदर दब गई थी। दब जाने के बाद जब इन्हें थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से बर्फ को हटाते हुए चारों तरफ से बर्फ की खुदाई की और इन्हें बर्फ की कब्र से बाहर निकाला।
सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे ये लोग कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल कुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य। कहने का अर्थ है कि इस पर्वत पर चढ़ने के क्रम में अनेक परेशानियों को सामना करना पड़ता है और उस चढ़ाई के क्रम में शेरपा की टांग टूट गई थी, जिसे बड़ी सावधानी से और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन्हें ऊपर से नीचे लाया गया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल कुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जब इनका शेरपा की टांग टूट गई तो सारे लोग हतोत्साहित होने लगे कि अब क्या होगा। तब 9 पुरुष सदस्यों की चोटों और टूटी हुई हड्डी आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। 9 व्यक्ति इसमें जख्मी हुए थे जिन 9 को बेस कैंप में भेजना पड़ा था। तभी कर्नल कुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे। कर्नल कुल्लर जो है बगचंद्री की ओर मुखातिब हुए और उनसे कहा, क्या तुम भयभीत थे? जी हाँ। क्या तुम वापिस जाना चाहोगे? नहीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बगचंद्री ने कर्नल कुल्लर को उत्तर दिया। वैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। देखो बच्चों, जैसे जैसे हम धरातल की ऊंचाई से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। पर्वत पर चढ़ने के क्रम में बगचंद्री के सहयोगियों को अनेक परेशानियां हो रही थी और उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था और बोझ था सामान से भरा हुआ। उन्हें लेकर चलने में ये पिछड़ रहे थे, अर्थात बगचंद्री उससे आगे निकल गई थी और इसके इंतजार में वह खड़ी हुई थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को चाय गरम से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। दूसरे दिन बगचंद्री सोचती है जो नीचे जाकर के थर्मस में जूस भर लें और एक थर्मस में चाय भर लें, जो सफ़र में कारगर रहेगा। ऐसा करके उन्होंने निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा, वैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा समर की चोटी के नीचे मिला था। मुझे जय जेनेवा समर की चोटी के नीचे मिला था। उसने कृतज्ञतापूर्ण चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने देखा वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। अर्थात बगचंद्री जब अपने तंबू से बाहर निकली तो उन्हें उनकी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे।
तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बकचंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। अब बकचंद्री को रोकने की कोशिश किया गया कि तुम यहाँ रुक जाओ और रिटर्न हो जाओ, परंतु बकचंद्री ने अपना फैसला दृढ़ रखा। कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से तो मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। इसे की हंसा और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। कहने का अर्थ है कि जब थोड़ा देर बीता तो साउथ पोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा उनसे मिलने के लिए नीचे उतर आए। पृथ्वी पर साउथ पोल को पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है साउथ पोल को। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौड़ जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। कहने का अर्थ है अगले दिन सुबह तड़के उठी और तैयार होकर चाय बिस्किट खा नाश्ता के रूप में लेकर 5:30 बजे यह अपने तंबुओं से बाहर प्रस्थान करने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए चल दी। बाहर अंगदौड़ जी खड़े थे, बकचंद्री का इंतजार कर रहे थे। अंगदौड़ जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना। कहने का तात्पर्य है अंगदौड़ जी बिना ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ रहे थे, इसलिए परेशानी तो होती ही। इनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और अधिक ऊंचाई लंबे समय तक खुले आकाश में और शिखर कैंप पर वह अधिक नहीं जाना चाहते थे। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। बकचंद्री पाल बता रही है कि अंगदौड़ जी चढ़ाई पर्वत पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर रहे थे। इसी बीच बकचंद्री आई और बोली क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। हाँ, एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। एक दिन में ही साउथ पोल पर जाना और वहाँ से वापस आना ये बड़ी टफ काम था, बहुत ही परेशानी से और श्रम से भरा हुआ था। इसके अलावा यदि अंगदौड़ जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौड़ जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं। देखो बच्चों, परेशानी बहुत ही विकट था। एक तो पर्वत, पहाड़, ऊंचाई और बर्फ से बिछा हुआ चादर और उसके ऊपर कंपाने वाली ठंडी शीतलहरी, ये इधर शरीर में पड़ता था। जिस भाग पर पड़ता था मानो उस भाग को पूरा गला देता था, जैसे लगता हो कि मेरा शरीर गल गया हो।
इस समय में बचेंद्री के साथ यात्रा सफर करने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब डर रहे थे, सबको अपने अपने जान की परवाह थी। सिर्फ बचेंद्री के साथ अंगदौर जी ही तैयार थे उनके साथ देने के लिए। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थे। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि सुबह 6:20 से यात्रा प्रारंभ हुआ। अंगदौर जी आगे आगे चढ़ रहे थे, बचेंद्री पाल उनके पीछे पीछे उनके मार्ग पर उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। अब देखिए बच्चों, उस बर्फ से भरा हुआ रास्ते में, उस दुर्गम मार्ग पर अंगदौर जी ने रास्ता बनाना शुरू किया। अपने बर्फ काटने वाले फावड़े से उन्होंने बार बार प्रहार करके रास्ता बनाने का कोशिश कर रहे थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2 घंटे से कम समय में ही अंगदौर जी और बचेंद्री अपने शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और बचेंद्री से क्या कहा, क्या तुम थक गई हो? बचेंद्री ने कहा कि जी नहीं। इससे अंगदौर जी काफ़ी आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटा का समय लगाया था और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे से पहले हम उस शिखर कैंप पर पहुंच जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, जब सफ़र कर रहे हो तो सफ़र में जो साथी होता है, अगर वह हिम्मतवर है, धैर्यवान है, आशावादी है, तो सफ़र करने में बहुत आनंद आता है। यदि वह उस सफ़र के दौर में अपने साथी को सहयोग करता है, मदद करता है, तो यह बड़ा ही आनंद का विषय बन जाता है। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास आ पहुंचा। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नैलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई पर भी अब आसान लग रही थी। बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ज़मीन से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का रेशियो भी कम जाता है और ऊपर चढ़ने में परिश्रम शरीर को अधिक करना पड़ता है, जिससे थकान महसूस होती है, सांस तेज चलने लगती है। वहाँ ऑक्सीजन को लगाया और रेगुलेटर को तेज कर दे तो ऐसा लगा कि इनके शरीर में फुर्ती आ गई हो।
अब इन्हें सफ़र और रास्ता बिल्कुल आसान लगने लगा था। दक्षिणी शिखर पर ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों की चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। कहने का तात्पर्य है कि दक्षिणी शिखर के ऊपर की हवा की गति बढ़ गई थी। शरीर को कंपित करने वाली हवा चल रही थी। उस हवा का सामना करते हुए अंदोर जी और बकचंद्री दोनों उस शिखर पर चढ़ गए। शिखर पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि वह शिखर की दूसरी ओर नीचे ढलान बना हुआ है, जिससे स्पष्ट पता चल गया कि वह माउंट एवरेस्ट का सर्वोच्च शिखर है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार को अंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले मैं प्रथम भारतीय महिला थी। आइए 23 मई 1984 के दिन बकचंद्री ने अपनी वीरांगना का प्रतीक परिचय दिया। अंततः इसने उस शिखर पर अपनी भारतीय तिरंगा को लहरा दिया। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। अब समझो बच्चों कि एवरेस्ट की चोटी पर उतना जगह नहीं था, स्पेस नहीं था कि उस पर दो आदमी खड़ा हो। अब समझ सकते हो कि वो कितना पतला नुकीला रहा होगा। अगर उस पर से अगर आदमी फिसले नीचे तो पता नहीं कि कई हजार फीट पर जाकर के वह स्थिर होगा। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। देखो बच्चों, कहा गया है कि सफलता के मृदु स्पर्श से अविश्वास का घाव भर जाता है। जब बकचंद्री सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई और फावड़े से उसको खुदाई की और उस पर तिरंगा लहराया, अपने लाल कपड़े में से हनुमान चालीसा निकाला और दुर्गा जी का फोटो उसको रखकर उन्होंने हनुमान चालीसा को पढ़ा और उस समय अपने माता पिता को यह काफ़ी धन्यवाद दे रही थी। इस क्षण में उसे माता पिता का ध्यान आ रहा था कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अब बकचंद्री अंदोर जी को आदर का पात्र मानकर उन्हें सम्मानित कर रही थी। अंदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंदोर जी बकचंद्री को लक्ष्य तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाया। वो बकचंद्री को हमेशा हिम्मत भरती थी और बकचंद्री के साहस को टूटने नहीं दे रहे थे। जरा सा बकचंद्री के चेहरे पर सिसकन होती थी कि वो पूछ बैठते थे, क्या तुम थक गई हो, क्या तुम भयभीत हो, या तुम वापस जाना चाहती हो। इससे बकचंद्री का हिम्मत 4 गुना बढ़ जाता था। जो मन में जो निराशा उत्पन्न हो रही थी वो आशा में बदल जाता था। कुछ देर बाद सोनम कुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे
मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल फुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार में एकदम भिन्न होगा। बख्तियार पाल के सफलता पर उनके कर्नल ने उन्हें बधाई दिया और इनके माता पिता को भी धन्यवाद दिया कि जिन्होंने बख्तियार जैसे होनहार पुत्री को जन्म दिया और गर्व से गौरवान्वित महसूस किया और फोटो लेना शुरू किया। उस शिखर पर उस परचम लहराते हुए उस भारतीय तिरंगा का, और सभी ने बख्तियार को बधाई दिया। बधाई देने के साथ साथ गौरवान्वित महसूस किया। धन्यवाद बच्चों।